गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो ये बुलेटिन यानी 1 घंटे का आपका खबरों का डेली डोज। इसमें ना सिर्फ देश विदेश, दुनिया, पॉलिटिक्स सबकी खबरें होंगी, बल्कि आपको फिट रहना है, ये भी बार बार हम याद दिलाते रहेंगे। तो बिल्कुल, मैं और श्वेता इस 1 घंटे में आपको हर वो खबर बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना आज जरूरी है, ताकि आप भी देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उससे अपडेट हो जाए। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो देखिए श्वेता, फरवरी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अगर मार्च की बात करें तो वो शुरू होने वाला है और दिल्ली के तो कई स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी शुरू हो चुके हैं, स्टूडेंट्स तैयारियों में भी जुट चुके हैं। लेकिन दिल्ली में एक तबका ऐसा है जिसे अगर स्कूल जाना हो या एग्जाम देने जाना हो, नाव पर बैठ के जाना पड़ता है। जी आप सोच सकते हैं कि देश की राजधानी में छोटे छोटे बच्चे स्कूल नाव पे चढ़ के जाते हैं? नहीं तो देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर हैरान करने वाली है। ये बच्चे आज भी स्कूल जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये बच्चे अपने परिवारों के साथ यमुना किनारे रहते हैं। मयूर विहार के यमुना खादर इलाके में कच्ची झोपड़ियों में परिवार किसी तरह गुजर बसर करते हैं। इतना पैसा नहीं कि महंगे इलाकों में रह सकें, लिहाजा स्कूल जाने के लिए बच्चों को रोजाना नाव के सहारे यमुना पार करनी पड़ती है। स्कूल जाना अच्छा लगता है, लेकिन गहरा पानी है, डर लगता है नाव पलट गई तो। इस तरह बच्चों को स्कूल भेजने में जान का जोखिम है, लेकिन बच्चों के माता पिता भी मजबूर हैं। बच्चों के लिए बहुत डर है, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ाना तो है। 2 बार पलट गए थे यहाँ पर। बच्चे जाता है पर नाव पानी से तो सब बच्चे को डर लगता है, हर इंसान को लगता है, पढ़ना जरूरी है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को कुछ ऐसे कदम जरूर उठाने चाहिए ताकि स्कूल जाते वक्त इन बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। दरअसल यमुना के खादर में रहने वाले लोगों की परेशानी दीपिका यही है कि उन्हें हर अपने काम के लिए गंदी यमुना को पार करके जाना पड़ता है। अब परीक्षाएं हैं तो बच्चों की मजबूरी है, क्योंकि भविष्य भी संवारना है, लेकिन कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। सही कहा, परीक्षाएं तो जरूरी होती हैं, लेकिन बिहार में बात करें तो वहाँ पर परीक्षाएं जो है वो नेताओं के इशारों पर होती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप भी देखिए बिहार के पूर्णिया की ये खबर, जहाँ पर महागठबंधन की रैली होनी थी तो बच्चों के एग्जाम्स को ही रद्द कर दिया गया। बिहार के पूर्णिया में आज महागठबंधन की रैली है, लिहाजा पूर्णिया विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। आज बीए पार्ट 2 की परीक्षा होनी थी, लेकिन रैली के चलते परीक्षा को टाल दिया गया है। अब ये परीक्षा होली के बाद यानी 15 मार्च को होगी। इस संबंध में कुलपति की तरफ से आदेश जारी किया गया है। परीक्षा रद्द होने की सूचना जारी होते ही बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने कहा कि परीक्षा की जगह रैली को प्राथमिकता दी गई है। बिहार सरकार के लिए एजुकेशन प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं, और वैसे भी शिक्षा रसातल के गर्त में जा रही है। यहाँ जिस तरीके से छात्रों का पलायन होता है, सेशन समय पर नहीं है, और अब देखिए कि महागठबंधन अपनी रैली के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव डालकर परीक्षाएं रद्द करा रही है, स्थगित करा रही है, और महागठबंधन की रैली के लिए एक तरीके से वेलकम में सारे शिक्षण संस्थाओं को भी लगा दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि महागठबंधन की रैली की वजह से परीक्षा रद्द की गई है। तो बिहार की राजनीति में तो जबरदस्त घमासान होना तय है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन की रैली है तो दूसरी तरफ अमित शाह भी आज जनसभा करने वाले हैं। और इधर दिल्ली में राजनीतिक घमासान जो है वो जारी है। सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों को एलजी का आदेश न मानने के आदेश दे दिए हैं, जिस पर बीजेपी एक बार फिर से पूरी तरीके से हमलावर है। देखिए पूरी खबर से रिपोर्ट में। केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो एलजी से सीधे आदेश न लें। सभी मंत्रियों ने भी विभाग के सचिवों को दिशा निर्देश दिए कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का सख्ती से पालन करें। सरकार की तरफ से इस सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि एलजी के सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें। एलजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर चुनी सरकार को दरकिनार कर सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं।
एलजी के असंवैधानिक और सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। दिल्ली सरकार के निर्देश पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल भूल गए हैं कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। एलजी हैं और ये हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए एलजी के ऑर्डर को अधिकारी माने, ये तो अधिकारी ही अपना तय कर लेंगे, मगर एक अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऐसा आदेश पारित करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। बीजेपी का कहना है कि एलजी कभी भी गलत या असंवैधानिक निर्देश नहीं दे सकते। उन्हें भी हक है कि वो किसी अधिकारी से किसी फाइल या किसी विषय पर बात कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम और एलजी के बीच पहले से ही टकराव है। अधिकारियों को दिए गए इस आदेश के बाद विवाद और बढ़ सकता है। तो नेता जो है वो बस बात करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, जनता को आश्वासन देते रहेंगे, लेकिन जनता यूं ही अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। अब किसानों की बातों को ही ले लो, किसानों की बात भी नेता हमेशा करते हैं, लेकिन किसान अपनी मांग करते रहते हैं और उनकी मांग पूरा नहीं होता। जी हाँ, अगर बात करें शोलापुर की तो वहां पर देखिए किस तरीके से जो प्याज को आप 20 से 30 रुपए में खरीदते हैं, उसे जब किसान ने 500 किलो प्याज बेचा, महज 2 रुपए का चेक आया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में सोलापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक किसान को 512 किलो प्याज बेचने पर सिर्फ 2 रुपए की कमाई हुई है। यकीन न हो रहा हो तो किसान को मिले इस चेक को देखिए। दरअसल किसान अपनी प्याज की फसल बेचने 70 किलोमीटर दूर मंडी गया था, जहां उसके 512 किलो प्याज सिर्फ 1 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदे गए। इस तरह किसान को अपनी फसल के लिए 512 रुपए मिले, जिसमें फसल को बाजार तक पहुंचाने का भाड़ा हटाने के बाद उसे 2 रुपए का चेक दिया गया। व्यापारी का कहना है कि किसान के प्याज की क्वालिटी खराब थी। नाराज किसान ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। निपटने से फुर्सत मिले तब तो वो देश की जनता की बात सुने, किसानों की बात सुने। कोई रामचरितमानस में बिजी है तो कोई रावण का वंशज खोजने में। और देश में क्या कुछ चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग देश बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये राम के वंशज नहीं हो सकते। साथ ही कहा है कि देश बांटने वाली ताकतों को अल्पसंख्यक लोग भी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि मोदी और योगी रावण के वंशजों को जरूर ठीक करेंगे। आज शनिवार को भी यूपी का विधानसभा सत्र चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देंगे। जाति आधारित जनगणना पर भी सीएम बोल सकते हैं। अखिलेश यादव ने जाति आधारित जनगणना को जरूरी बताया है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि वो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं। साक्षी महाराज ने भी जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। पूछा कि मुस्लिमों में भी नीतीश और अखिलेश जाति आधारित जनगणना की बात क्यों नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। पटना में अमित शाह किसान मजदूर समागम को संबोधित करेंगे। पटना साहिब में भी अरदास करने पहुंचेंगे अमित शाह। अमित शाह वाल्मीकि नगर सीट के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार में अलर्ट है। एडीजी ने भीड़ को नियंत्रित रखने के आदेश दिए हैं। अनंतनाग में आतंकवादियों ने शहीद पुलिसकर्मी अली मोहम्मद गनी के बेटे को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से आसिफ गनई घायल हुआ है। अस्पताल में आसिफ गनई का इलाज जारी है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। चारों का शव घर के बाहर खून से लथपथ हालत में मिला। सभी शवों के चेहरे और गर्दन पर चोट के गहरे निशान पाए गए हैं। हत्या किसने की और हत्या का मकसद क्या है, ये पुलिस को पता नहीं चल पाया है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से बात कर रही है। इधर दिल्ली में बवाल जारी है। दिल्ली में क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है दीपिका, उनके खिलाफ बीजेपी ने केस दर्ज करवाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो धरने पर बैठ गए। क्या निकला उसका रिजल्ट और कैसे बवाल हुआ, आपको सब कुछ दिखाते हैं इस शॉर्ट रिपोर्ट में। थाने के बाहर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म नहीं सहेंगे। मेरे पे जो आज हमला हुआ है वो नहीं होना चाहिए। इन्होंने बहुत गलत किया है भाजपा वालों ने। इनकी गुंडागर्दी चलती है, इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे।
आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद कमला मार्केट थाने के बाहर डट गए। बीजेपी के पार्षदों पर केस दर्ज करने की मांग करने लगी। महिला पार्षदों ने भी नारेबाजी की और बीजेपी नेताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया। ये साड़ी पड़ी है। हाँ बताइए, तरीका ठीक है? हम सदन में पिटते रहे, महिला कहाँ सुरक्षित है? दिल्ली में सदन के अंदर मेयर सुरक्षित नहीं है, एक महिला सुरक्षित नहीं है, तो देश में कहाँ सुरक्षित है? स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में शुक्रवार को वो सब कुछ हुआ जो बुधवार को बाकी रह गया था। इस बार साड़ी फाड़ युद्ध हुआ, मुक्का मार लड़ाई हुई। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी हुआ जिसमें 3 सीट आम आदमी पार्टी को गई, जबकि 3 सीट बीजेपी ने जीती। बवाल तब बढ़ा जब मेयर शैली ओबरॉय ने ऐलान कर दिया कि सोमवार को स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों का चुनाव दोबारा होगा। चंदन चौधरी जी ने मेरी कुर्सी को खींचा, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी। मुझे बहुत धक्के मारा, अंदर भी और दरवाजे के बाहर भी, जिससे मैं गिर गई। और हमारी कुछ जो फीमेल सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे हाउस से बाहर किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मारपीट की और सब कुछ आतिशी के इशारे पर हुआ। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव आयोग से भी 6 सदस्यों के चुने जाने का लेटर मिल गया है, फिर चुनाव रद्द करना गड़बड़ी फैलाने का सिर्फ एक बहाना है। जबकि वो वैलिड वोट था, चुनाव आयोग वालों ने फिर कहा कि ये वैलिड वोट है, उसके बेस पर, उसी के बेस पर हमने ये रिजल्ट डिक्लेयर किया है। और वो जो रिजल्ट है उसके आधार पर एक व्यक्ति, एक मेंबर आम आदमी पार्टी का हारता है, 3 बीजेपी के जीतते हैं। आम आदमी पार्टी आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हारी है। तो जो माननीय थाने के बाहर इंकलाब की बात करते रहे, वो सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा करते रहे। मतलब मारपीट की ऐसी तस्वीर तो गली मोहल्लों में भी नजर नहीं आती। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, एक दूसरे पर फल, बोतल, सब कुछ किया गया, कुर्सियां फेंकी गई, और ये सब कुछ पिछले कई दिनों से चल रहा है। और कल क्या कुछ बवाल हुआ वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरें अलग अलग दिन और अलग अलग वक्त की हैं, लेकिन तस्वीरों के पीछे का बवाल एक ही है। ये दिल्ली का सिविक सेंटर है, जहां माननीय मर्यादा भूल बैठे हैं। कभी थप्पड़ से बात हो रही है तो कभी मुक्का लात हो रही है। ये लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत और दिलकश तस्वीरें हैं। यहाँ अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, फिर चाहे वो बात से व्यक्त की जाए या फिर घूंसे और लात से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कुछ ऐसी ही तस्वीरों से मिलकर बनता है, जहां महिलाओं की साड़ी फाड़ दी जाती है, महिला मेयर की कुर्सी उखाड़ दी जाती है और पुरुषों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी जाती है। कोई पीटते पीटते बेहोश होकर गिरा तो कोई नारे लगाते लगाते गश खाकर गिर गया। जब थप्पड़, लात और घूंसों से मन नहीं भरा तो बोतल युद्ध हुआ, और बोतल से भी जब घाव गहरा नहीं लगा तो चप्पल चलने लगी। न सदन की मर्यादा का ख्याल रहा, न देश की गरिमा का सवाल रहा। जनता का लिहाज तो लोकतंत्र में पहले भी न था, अब माननीयों को अपनी उम्र का भी लिहाज न रहा। जब इतना कुछ हो रहा था तो महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया और बाल पकड़ संग्राम शुरू कर दिया। इन तस्वीरों के साथ ही दिल्ली का सिविक सेंटर का मीटिंग हॉल इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। पार्षद की रूपी बवालियों के समर्थन में आला नेता भी कूद पड़े। अपने अपने वीरों की दोनों तरफ से दल बिरदावली गाई जाने लगी। तस्वीरों को झुठला दिया गया, लात घूंसों को ठुकरा दिया गया, पुलिस थाने में केस दर्ज करा दिया गया और कोर्ट जाने की धमकी भी दे दी गई। दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए, बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। दिल्ली के आज निगम में जो हुआ वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब कुछ आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर कराया। बहरहाल शुक्रवार के संग्राम की शुरुआत सिविक सेंटर में हुई और युद्ध का अंत कमला मार्केट के थाने के बाहर प्रदर्शन के बाद। अब सोमवार को नए सिरे से समर होगा। योद्धा नए अस्त्र शस्त्रों के साथ पहुंचेंगे
स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शायद सोमवार को भी ना हो, लेकिन नए भारत का नया लोकतंत्र जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसा राजनीतिक विवाद लोकतंत्र के इतिहास में शायद ही कभी देखा होगा, जहां पर ना उम्र का लिहाज किया गया, ना ही जनता के सवाल को सोचा गया। ये जो गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया ने देखी। आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े नाच गाना, हर तरफ उमंग और उत्साह नजर आ रहा है। ये जश्न है पहचान बदल जाने का, ये उमंग और उत्साह है नया नाम मिल जाने का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद की मुगलई पहचान बदल रही है। औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया जाएगा। राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने दोनों शहरों का नाम बदलने पर मुहर लगा दी है। नाम बदलने की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते दिखे। रात भर औरंगाबाद की सड़कों पर जश्न का माहौल रहा। संभाजीनगर से नाव आज केंद्राने छत्रपती संभाजीनगर हे नाव मान्यता दिली, त्याबद्दल आम्ही केंद्राचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी यांचे खूप खूप आभारी आहोत। हालांकि औरंगाबाद का नाम बदल गया तो ओवैसी की पार्टी को परेशानी हो गई। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने सवाल उठा दिए। ट्विटर पर लिखा कि औरंगाबाद है, औरंगाबाद था और हमेशा हमारा शहर रहेगा। अब औरंगाबाद के लिए शक्ति प्रदर्शन का इंतजार करिए। हम निंदा करते हैं और हम लड़ेंगे। माना जा रहा है कि मुंबई में आज से शुरू हो रहे AIMIM के अधिवेशन में भी औरंगाबाद का नाम बदलने का मुद्दा गर्मा सकता है। तो राजनीतिक विवाद हर बात पर है दीपिका, हर नाम पर है। अगर कुछ नहीं है तो वो है गरीब जनता के सवाल, अगर बातों से कुछ गायब है तो वो है जनता का हाल। ऐसा ही कुछ यूक्रेन में भी हो रहा है। जनता के सवाल वहां से गायब है। यूक्रेन की जनता क्या खा रही है, कैसे रह रही है, कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही है, इस पर ध्यान नहीं है। बस यूक्रेन की जो सेना है उसे हथियार दिए जा रहे हैं ताकि ये युद्ध जारी रहे, और दूसरी तरफ पुतिन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में दुनिया में क्या कुछ हो रहा है 2 मिनट में आपको। में मारे गए 2 आतंकवादियों के समर्थन में वेस्ट बैंक में नए बने आतंकवादी समूह ने बड़ी रैली निकाली। तस्वीरों में आप असॉल्ट राइफल्स के साथ मौजूद आतंकवादियों को देख सकते हैं। आतंकवादियों ने खुद को जावा बटालियन नाम दिया है और कहा है कि वो आखिरी दम तक इजराइल से लड़ते रहेंगे। हाल ही में कई बार इजराइल ने वेस्ट बैंक में रेड की है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को एक बार फिर चीन ने सहारा दिया है। चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का कर्ज दिया है, लेकिन इतने से पाकिस्तान का काम नहीं चल रहा और अब पाकिस्तान चीन से $13 मिलियन का और कर्ज मांगने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के पास 3 हफ्तों से भी कम का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। अमेरिका में विंटर स्टॉर्म से हालात खराब हैं। कैलिफोर्निया समेत तमाम पश्चिमी इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है। तस्वीरों में आप सड़क से बर्फ हटाने की कोशिश करती एक गाड़ी को देख सकते हैं। बर्फबारी के चलते कई जगह बिजली नहीं है। मिशिगन में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से बिजली नहीं है। कैलिफोर्निया के बे एरिया में कई दशक बाद फिर से बर्फबारी हुई है। लोग भी इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो यूक्रेन में हर किसी पर बम गिर रहे हैं, धमाके वहां पर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कुछ पीछे छूट जा रहा है तो वो है लाशें, क्योंकि लाशों को दफनाने के लिए वहां पर लोग ही नहीं है। और बम और गोलियों की बात की दीपिका आपने, तो ये तो प्रयागराज में भी चल रहे हैं। प्रयागराज में STF की यूनिट घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस को एक संदिग्ध बाइक मिली है जो लावारिस हालत में खड़ी थी। CCTV में 3 हमलावर दिख रहे हैं। आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग की और बम फोड़े। उमेश पाल जिंदा न बचे, इसके लिए हमलावरों ने घर के दरवाजे तक का पीछा किया। पच्चीस जनवरी 2005 को BSP के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। इसमें पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसका छोटा भाई अशरफ मुख्य आरोपी हैं। हुआ लोग वहां पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। पूरे हाईवे पर हाहाकार मच चुका है। दरअसल एक ट्रक ने कोल समुदाय की 3 बसों को टक्कर मार दी, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 50 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सीधी में भीषण सड़क हादसा हुआ। कोल महाकुंभ से लौट रही 3 बसों को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भीषण था
जबकि एक बस 3 टुकड़ों में बट गई। मोहनिया टनल के पास ये भीषण हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर से एक बस पलट गई, जबकि बाकी 2 बसों की भी परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हैं, जिनमें से 12 की हालत बेहद नाजुक है। गंभीर रूप से घायल लोगों को एक बाइक को भी टक्कर मार दी और बाइक सवार भी इस हादसे में घायल हो गए। हादसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। तो वाकई बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बस 3 टुकड़ों में बटी हुई दीपिका नजर आई। ये लोग खाना खाने के लिए रुके थे और मौत पीछे से आ गई। और हादसा तो मेरठ में भी हुआ है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में धमाका हुआ, जिसके बाद छत गिर गई, 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मेरठ के दौराला में बड़ा हादसा हुआ। कोल्ड स्टोरेज का लेंटर अचानक गिर पड़ा। हादसा होते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हादसे की तस्वीरें डराने वाली थीं। मलबे में दबे हुए लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस हादसे में 27 लोग मलबे में दब गए। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन की टीम पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने ही मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। हालांकि मलबा इतना ज्यादा था कि हाथों से हटाने में परेशानी हो रही थी। फिर भी लोगों ने मलबे के नीचे से कई लोगों को सुरक्षित निकाला। मलबा हटाने में 3 जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। शुक्रवार शाम को यह हादसा हुआ और देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया गया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कोल्ड स्टोरेज के मालिक की तलाश की जा रही है। हमने अक्सर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को यही कहते सुना है कि बिहार में कोई क्राइम नहीं है। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल ही पुख्ता है। लेकिन हर बार जो तस्वीर बिहार से सामने आती है, वो उनके बयान से बिल्कुल अलग ही होती है। बिल्कुल उनके बयान से मेल नहीं खाती। बिल्कुल सही कहा आपने दीपिका, क्योंकि दरभंगा में एक ऐसी अजीब जगह पर लूट हुई है। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे बदमाश पहुंचते हैं पिस्टल लेकर के और माल लूटकर आसानी से फरार हो जाते हैं। देखिए खबर। बिहार के दरभंगा में फ्लिपकार्ट स्टोर से 1,40,000 रुपए की लूट से सनसनी फैल गई। हथियारबंद बदमाशों ने फ्लिपकार्ट स्टोर के कर्मचारियों के साथ पहले मारपीट की और फिर लूट को अंजाम देकर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। 3 डाकू आए, वहाँ गेट से ही आए और गन ताने हुए थे। वहाँ से आए, हम गेट पे ही थे और वो पहले मारे, थप्पड़ से पहले मारे, उसके बाद गन से मारे। सबको सहेट के ऐसे करके साइड में लेके आए और फिर पैसा भी लेके चले गए। हमको बहुत ज़्यादा ब्लडिंग आ रहा था, पूरा भींगा हुआ था। लूट को अंजाम देने वाले अपराधियों की संख्या 5 बताई जा रही है, जिनमें से 3 अपराधी फ्लिपकार्ट स्टोर के अंदर गए थे। वहीं 2 बदमाश बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। पुलिस अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। फ्लिपकार्ट के एक ऑफिस में कल एक लूट की घटना हुई है, प्रकाश में आई है और उसमें जो अभी प्रभार में एसडीपीओ हैं वो घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। टेक्निकल टीम भी वहाँ पर जाकर देखी है। कुछ एविडेंस मिले हैं, सुराग मिली है हम लोग को, उस पर फॉलो अप कर रहे हैं हम लोग। शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि इस केस का भी डिटेक्शन हो जाएगा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। तो विमेन वर्ल्ड कप में जो मुकाबला है वो अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा तो आईपीएल के लिए दुनिया भर की खिलाड़ी इंडिया पहुंचने लगेगी। जी हाँ, और 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है वापसी करने के लिए, एक शानदार कमबैक करने के लिए। देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन स्पोर्ट्स जगत में और क्या कुछ हो रहा है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 6 रन से हराकर पहली बार फाइनल में जगह पक्की कर ली। मजबूत मानी जाने वाली इंग्लैंड की टीम 164 रन का लक्ष्य पार नहीं कर पाई और 8 विकेट खोकर 20 ओवर में 158 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका की टीम अब रविवार को फाइनल में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत को हराकर फाइनल में पहुंची है। 4 मार्च से विमेंस प्रीमियर लीग यानी महिला आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। पहले लीग में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स शामिल हैं। पहले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए जो खिलाड़ी मैच विनर साबित हो सकती हैं, उनमें हरमनप्रीत कौर और नताली सीवर ब्रंट का नाम सबसे ऊपर है। हरमनप्रीत को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा है, जबकि नताली पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये वीडियो पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच का है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने के दौरान गेंदबाज हसन अली को बल्ला मारने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा वाक़या
बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को करारी हार मिली है। तीसरा मैच 1 से 5 मार्च के बीच इंदौर में खेला जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम मैच से पहले मुश्किलों से घिरी है। कप्तान पैट कमिंस मां की बीमारी की वजह से वापस अपने देश लौट चुके हैं। उनकी जगह स्टीव स्मिथ को टीम का कप्तान बनाया गया है। अब देखना यह है कि क्या स्मिथ की अगुवाई में कंगारू टीम वापसी कर पाती है या नहीं। तो टीम ऑस्ट्रेलिया ने अपना कैप्टन बदल दिया है। अब 2 मैच के बाद उम्मीद यही है कि तीसरे टेस्ट मैच में शानदार परफॉर्म कर पाए। और वापसी की कोशिश सत्ता में कांग्रेस भी कर रही है। रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, जिसमें आज राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। और वैसे भी साल 2024 के लिए कांग्रेस के जो नए कप्तान हैं, उन्हें वर्किंग कमेटी चुनने का अधिकार भी दे दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये तय हुआ कि CWC का चुनाव नहीं होगा। खड़गे को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने महंगाई, बेरोजगारी और चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। बिना लड़े एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर केंद्र सरकार, एक बहादुर सेना के होने के बावजूद हम अपना सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाए। पवन खेड़ा ने कहा कि देश में जो हो रहा है वो सबको पता है। भारत और कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़े हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अधिवेशन में शामिल हुए। आज 11:30 बजे सोनिया गांधी महाअधिवेशन को संबोधित कर सकती हैं, जबकि राहुल गांधी 26 फरवरी को पहले सत्र में महाअधिवेशन को संबोधित करेंगे। आज राजनीतिक, आर्थिक और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्य विषय जो है एक राजनीतिक प्रस्ताव है, इसमें सारी बातें कवर होगी। एक जो है आर्थिक प्रस्ताव है, एक विदेश नीति पर प्रस्ताव है, एक जो है सोशल जस्टिस पे, एक किसानों पर और एक यूथ। 26 फरवरी को कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार और शिक्षा तथा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। मसौदा, एक ऐसा राजनीतिक मसौदा, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मसौदा देश के सामने रखेंगे जो देश को 9 से 10% कांस्टेंट जीडीपी ग्रोथ की ओर ले जा सके। और देखिए कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहले दिन क्या हुआ, ये बताने के लिए भी वही प्रवक्तावादी संगठन जो हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उन पर पाबंदी लगाई जानी बेहद जरूरी है। तौकीर रजा ने जल्द दिल्ली कूच करने की धमकी दी है और कहा है कि मुसलमानों की लाठी में बहुत दम है, एक बार 2 हाथ हो जाए। मौलाना के भड़काऊ बयान पर वीएचपी ने कड़ा पलटवार किया है। आतंकी कौन है, कहां से आते हैं, किस विचारधारा के हैं, ये जानते हुए भी दूसरों को आतंकी कहते हैं। अरे मौलाना, कम से कम कौम का तो ध्यान रखा होता। विनोद बंसल ने कहा है कि मौलाना जिन्ना बनना छोड़ दें, ये 1947 का भारत नहीं है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि मौलाना जैसे लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल देश के संविधान के प्रति इनका विश्वास नहीं, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये धमकी देने के आरोप में इनको रासुका लगाकर इनको जेल में डाल देना चाहिए। सुब्रत पाठक ने तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपने तौकीर रजा के इस बयान को, और ऐसे बयान देने वाले मौलानाओं को तो यही कहा जाएगा कि तुरंत ही जेल में डाल दें, क्योंकि यही लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, देश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश करते हैं और साथ ही माहौल खराब करके एक दूसरे से मारपीट करने के लिए भी उकसाते हैं। मारपीट की आपने बात की दीपिका, तो मारपीट का एक वीडियो गोरखपुर से भी वायरल हो रहा है, जहां लड़कियों के 2 गुटों ने आपस में मारपीट की है। इसके घर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो में दिख रहे सारस और बाइक चला रहे युवक आरिफ की दोस्ती खूब चर्चे में है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि दोनों खाना भी एक साथ खाते हैं और अगर युवक कहीं जाता है तो सारस उसके पीछे पीछे जाता है। करीब 7 महीने पहले आरिफ ने घायल सारस को बचाया था, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब सारस आरिफ के घर पर ही रहता है। इतना ही नहीं, आरिफ जहाँ जहाँ जाता है सारस भी साथ ही जाता है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पेंटिंग कर रहे हाथी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो अपनी सूंड में पेंट ब्रश को फंसाकर कैनवास पर जंगल में पेड़ के पास बेहतरीन पेंटिंग करते नजर आ रहा है। पेंटिंग कर रहे हाथी को देख यूजर्स भी दंग रह गए। वहीं कुछ यूजर्स हाथी के इस टैलेंट की सराहना कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
चीते का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर एक पल के लिए आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि जिस रफ्तार से चीते ने शिकार पर हमला किया वो बेहद खतरनाक नजारा था। आप देख सकते हैं कि चीता पेड़ पर चढ़ा हुआ है, वहीं पेड़ के नीचे कुछ हिरण घूम रहे हैं। अचानक चीते की नजर हिरण पर पड़ती है। चीता बड़ी चालाकी से पेड़ से छलांग को बोला कि मैं फाइनेंशियल इसमें, बट अब मैं बता रही कि मेरे हर तरफ से इसने मुझे कमजोर करके रखा हुआ है, बट अब मेरे पीछे छीनने की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि यार ये आदमी इतना गिर चुका है अपने पावर के और अपने गेम के चक्कर में ना बौखला गया, इसको पता ही नहीं कि माँ से बच्चा छीन रहा है, जिसने अपने बच्चों को सीने से, आज भी मेरे दोनों यहाँ चिपक के सोते मेरे गले में, तो ये मुझसे बच्चे छीनेगा, मुझसे बच्चे छीन के कहाँ रखेगा। तो एक बार फिर से नवाजुद्दीन पर उनकी पत्नी आलिया ने ये संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर जो आई है वो ये कि अमृतसर दरबार साहिब में अमृतपाल सिंह, वही अमृतपाल सिंह है जो गृहमंत्री अमित शाह के लिए विवादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे बयान दे रहा है जो वाकई गंभीर है। बिल्कुल काफी गंभीर है। और अपनी रिहाई की बात तूफान सिंह किस तरीके से बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो खालिस्तान की मांग है उससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और ऐसे माहौल में भी पंजाब पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं, पंजाब सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं वहां ऐसा कुछ भी बवाल नहीं है, सब कुछ चंगा सी। आप भी देखिए मामला क्या है। ये तस्वीरें वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल और उसके समर्थकों की है। साथ ही अलौप्रीत सिंह तूफानी की रिहाई के बाद वो हथियारों से लैस समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचा और वहां पर मत्था टेका। थाने में भिड़ंत हुई पहले, उसके बाद सहमति बनी, उसके बाद तूफान सिंह को रिहा किया गया। एफआईआर को लेकर एसआईटी गठित की गई है जो अपनी रिकमेंडेशन देगी। और उसके बाद जब तूफान सिंह रिहा हुए तो एक मार्च निकाला गया। अजनाला कोर्ट के आदेश के बाद अलौप्रीत सिंह तूफानी को जेल से रिहा कर दिया गया। तूफानी की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को अजनाला थाने पर अमृतपाल के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था, जिसमें दर्जन भर पुलिसकर्मी जख्मी हुए। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। और कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ तब भारत।